इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 12th केमिस्ट्री के 7 महत्वपूर्ण प्रश्न यानी कि 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 केमिस्ट्री के 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ आंसर, यानी कि 7 महत्वपूर्ण प्रश्न आंसर के साथ। देखिए, ये जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके जो एग्जाम्स है उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन जो आपके हैं वो सॉल्यूशन चैप्टर यानी कि सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर के हैं। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड हैं, यानी कि बार बार पूछे जाते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चंस को मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखते रहें। अगर आप लोग 12th में और आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि मैं आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज ला सकूं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन समझिए, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। देखिए, ठोसों की द्रव में विलेयता को परिभाषित कीजिए एवं विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों का नाम लिखिए। देखिए, छोटे छोटे क्वेश्चंस तो मैंने आपको बहुत सारे बताए क्योंकि अभी तक आप लोग बिगिनर थे। अब आप लोगों का जो है समय बहुत कम आप लोगों के पास है, तो ऐसे में कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी मैं आपके लिए लेकर आऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। तो वही क्वेश्चंस हैं। देखिए, ठोसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित कीजिए, यानी कि जो द्रव होता है उसमें ठोस किस प्रकार से घुलते हैं, उनकी विलेयता क्या होती है, उसको आपको परिभाषित करना है एवं विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों का नाम दीजिए। जैसे मान लीजिए आपके पास चीनी है, ठीक है, क्या है, चीनी है और प्लस पानी है, ठीक है, और प्लस पानी है। तो देखिए, चीनी आपका ठोस है, पानी आपका द्रव है। तो ठोस की द्रव में विलेयता यानी कि चीनी पानी में किस प्रकार से घुलेगी उसको आप लोग परिभाषित कीजिए। देखिए, चीनी पानी आप लोग घोले होंगे, शरबत बनाए होंगे, तो उसी को आप लोगों को परिभाषित करना है, यानी कि ठोस की द्रव में विलेयता होती क्या है। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखेंगे और जो चीनी पानी में घुलती है इसको प्रभावित करने वाले कारक बताइए कि ये कब ज्यादा घुलेगी, कब कम घुलेगी, तो ये सब आपको बताना है। तो देखिए, सबसे पहले विलेयता को जान लेते हैं। निश्चित ताप पर ठोस विलेय पदार्थ की ग्राम में वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुल सके उस विलेय पदार्थ की विलेयता कहलाती है। यानी कि निश्चित ताप पर ठोस विलेय पदार्थ की वह मात्रा, यानी कि निश्चित ताप पर चीनी की वह मात्रा जो 100 ग्राम पानी में घुल सके उस चीनी की विलेयता कहलाती है। ठीक है, इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं। या निश्चित ताप पर ठोस विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुल सके उस विलेय पदार्थ की विलेयता कहलाती है। ठीक है, विलेयता का सीधा सीधा मतलब है घुलना। ठीक है, ठोस की द्रव में विलेयता यानी कि ठोस द्रव में किस प्रकार से घुल रहा है। ठीक है, द्रव की गैस की द्रव में विलेयता यानी कि गैस जो है द्रव में किस प्रकार से घुल रही है। तो विलेयता का मतलब ही घुलना होता है। ठीक है, अब देखिए, इसको प्रभावित करने वाले कुछ कारक भी हैं। ठोसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। जैसे फर्स्ट देखिए, विलेय एवं विलायक की प्रकृति। विलेय एवं विलायक की प्रकृति एवं विलायक की प्रकृति, ठीक है, की प्रकृति यानी कि जो विलेय है और विलायक है वो क्या है। जैसे विलेय आपका ठोस होगा तो ठोस में क्या लिया गया है, चीनी लिया गया है, कुछ और लिया गया है। विलायक में जैसे आपका पानी लिया गया है या अल्कोहल लिया गया है, क्या लिया गया है, तो उसकी प्रकृति पर भी ये निर्भर करता है कि वो किस प्रकार से घुलेगा। ठीक है, ऐसे सेकंड देखिए, यहां पर सेकंड आप लिख सकते हैं ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव, ठीक है, टेम्परेचर का भी प्रभाव होता है। अगर आप लोग टेम्परेचर नहीं देंगे तो हो सकता है कि आपका जो विलेय है वो विलायक में जल्दी ना खुले। अगर मान लीजिए आप लोग चीनी को पानी में डालते हैं तो ऐसे रख दीजिए तो वो जल्दी नहीं घुलेगा। अगर आप लोग जब तक उसे प्रेशर नहीं देंगे, दबाव नहीं देंगे या फिर टेम्परेचर नहीं देंगे तब तक वो नहीं घुलेगा। जैसे आप लोग टेम्परेचर देंगे, चीनी जो है पानी उबलने लगेगा और चीनी उसमें घुलता चला जाएगा। तो टेम्परेचर का भी प्रभाव होता है। तो जब ताप आप बढ़ाएंगे तो ठोस की द्रव में एक विलेयता जो है बढ़ेगी, ठीक है, ज्यादा घुलेगा। ऐसे तीसरा देखिए, तीसरा तो मैंने आपको बताया दाब का प्रभाव। ठीक है, तो आप लोग लिखेंगे दाब के प्रभाव के कारण, दाब के प्रभाव के कारण द्रव में गैस की विलेयता में कमी आ जाती है,
ठीक है। तो देखिए दाब का भी एक प्रभाव होता है। जैसे आप लोग मान लीजिए चीनी पानी को घोल कर रख दिए, जब तक आप लोग उसको टेम्परेचर नहीं देंगे वो नहीं घुलेगा ज़्यादा, ठीक है, स्पीड से नहीं घुलेगा। जब तक आप लोग उस पर दबाव नहीं मारेंगे, यानी कि चीनी पानी को हिलाएंगे नहीं, तब तक वो आपस में नहीं घुलेगा। तो दाब का भी एक विशेष प्रभाव होता है। तो देखिए दाब के प्रभाव के कारण द्रव में गैस की विलेयता में कमी आती है। यानी कि अगर आप लोग दाब नहीं लगाते हैं और द्रव में गैस को घोलना चाहते हैं तो वो जल्दी नहीं घुलेगा, ठीक है। हेनरी का नियम आपने पढ़ा होगा, किसी गैस की द्रव में विलेयता उस पर लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। यानी कि जितना ज्यादा आप दाब लगाएंगे गैस द्रव में उतना ही ज्यादा घुलेगा, ठीक है। तो दाब का भी एक विशेष महत्व तो होता है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा कि ठोस की द्रव में विलेयता होती क्या है एवं विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे विलयन चैप्टर का। देखिए क्या है, साधारणतः किसी विलायक में विलेय को घोलने पर उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, क्यों? तो देखिए अगर आप लोग विलायक में विलेय को घोलेंगे तो उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। क्वथनांक क्या होता है? जिस ताप पर कोई द्रव उबलने लगे, ठीक है। तो देखिए उसका टाइमिंग बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए आप लोग यहाँ पर भी हम चीनी पानी का एग्जाम्पल लेते हैं, चीनी और प्लस पानी, ठीक है। तो चीनी पानी को अगर हम लोग मान लीजिए पानी में चीनी नहीं डालते हैं तो उसका क्वथनांक कम रहेगा, यानी कि थोड़े से टेम्परेचर पर ही पानी उबलने लगेगा। और अगर हम लोग पानी में चीनी को डाल देते हैं तो थोड़ी देर और लगेगा पानी को उबलने में, क्योंकि उसमें विलेय पड़ चुका है। तो वही कहा जा रहा है किसी विलायक में यानी कि पानी में विलेय को घोलने पर, चीनी को घोलने पर उसका क्वथनांक क्यों बढ़ जाता है। यानी कि किसी विलायक में आप विलेय घोलते हैं तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, क्यों? क्वथनांक का मतलब जिस ताप पर कोई द्रव उबलने लगे, ठीक है। तो अगर आप लोग पानी को चीनी में डालेंगे, पहले पानी का जो क्वथनांक था वो कम था, यानी कि कम ताप पर ही पानी उबलने लगता था। लेकिन जैसे ही आपने विलेय डाला, चीनी डाला, उसका जो है ज़्यादा ताप लेने लगा, ठीक है। क्वथनांक जो है उसका ज़्यादा हो गया। बट ऐसा होता क्यों? तो देखिए ध्यान से समझिए, क्योंकि आवासशील विलेय पदार्थ को विलायक में घोलने पर विलयन का वाष्प दाब विलायक की तुलना में कम हो जाता है। यानी कि जब आप लोग पानी में चीनी को घोलते हैं, ठीक है, यानी कि अवाष्पशील विलेय पदार्थ, अवाष्पशील का मतलब जो वाष्पशील ना हो, ठीक है, विलेय पदार्थ को विलायक में घोलने पर विलयन का वाष्प दाब, जो विलयन होगा उसका वाष्प दाब विलायक की तुलना में कम हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जैसे देखिए जब आप लोग पानी को उबालते हैं तो जल्दी उबलने लगता है, ठीक है। और जब आप लोग चीनी डालकर पानी को उबालते हैं तो क्या होता है? थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो जो विलयन का वाष्प दाब होता है, विलेय पदार्थ मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब जो होगा वो विलायक की तुलना में कम हो जाता है, ठीक है। जिससे विलयन के वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए और अधिक दाब की आवश्यकता होती है। तो देखिए एक सिंपल सा फंडा समझिए। जैसे आप लोग क्या कर रहे हैं, ये एक पात्र है, ठीक है, इसमें दो चीजें हैं। नंबर 1 तो आपका ऐसे ऐसे पानी दिया गया है, मान लीजिए ये पानी है, ठीक है। और ये मान लीजिए आपका बीच बीच में ये विलेय है, यानी कि चीनी है, ठीक है। तो जब आप लोग इसे टेम्परेचर देंगे, सिंपल सा है कि जब आप लोग इसे टेम्परेचर देंगे तो चीनी पानी में जल्दी घुलेगी, ठीक है, जल्दी घुलेगा। तो क्या होगा? देखिए अगर केवल पानी होता पात्र में तो वो जो है उसका वाष्प दाब अधिक होता, ठीक है। और जब इसमें हम क्या डाल देते हैं? चीनी डाल देते हैं, ठीक है। जब हम इसमें विलेय डाल देते हैं तो जो विलयन का वाष्प दाब होता है वो विलायक की तुलना में कम हो जाता है, ठीक है। मतलब देखिए एक चित्र मैं आपको और समझा रहा हूं, जैसे ये देखिए, ठीक है, ये एक चित्र और है, इसकी सहायता से आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। देखिए इस पात्र में केवल पानी है, ठीक है, इस पात्र में केवल पानी है तो इसका वाष्प दाब अधिक है, ठीक है। अगर हम लोग इसे चीनी डाल देंगे इसमें तो जो तब ये विलयन बन जाएगा, क्योंकि पानी पहले से ही था, चीनी भी आ गया, विलेय और विलायक दोनों मिल गए तो विलयन बन गया, ठीक है। अब जब ये विलयन हो गया तो इसकी तुलना में इसका वाष्प दाब जो होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए किसी विलायक में विलेय को घोलने पर उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। समझ में आया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन जो हमारा है ये विद्युत रसायन चैप्टर से। देखिए जो मैंने दो क्वेश्चन आपको बताए, हो सकता है आप लोगों को कम समझ में आ रहा हो, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन इतनी जल्दी समझ में नहीं आएंगे। मैंने पूरा प्रयास किया, आप लोग धीरे धीरे समझ जाएंगे, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाइए, आपके आसपास जो चीजें हो रही हैं, आप लोग चीनी पानी मिक्स करते हैं, ठीक है, तो वो आप लोग सोचिए कि कैसे ये होता है, उसको प्रैक्टिकली करने की कोशिश कीजिए, तब और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए किसी विद्युत अपघट के प्रतिरोध के माप में प्रत्यावर्ती धारा क्यों प्रयुक्त करते हैं? यानी कि मान लीजिए कोई विद्युत अपघट्य है, ठीक है, जैसे आपका कॉपर सल्फेट भी एक विद्युत अपघट्य है, तो इसके प्रतिरोध के माप में, यानी कि इसका प्रतिरोध कितना है उसके माप में हम प्रत्यावर्ती धारा को क्यों यूज करते हैं, यानी कि अल्टरनेटिव करंट हम क्यों यूज करते हैं? तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे विद्युत अपघट्य में
विद्युत अपघट्य में प्रत्यावर्ती धारा का प्रयोग करते हैं जिससे, ठीक है, क्यों करते हैं, जिससे विलयन में आयनों की सांद्रता स्थिर रहे, ठीक है, स्थिर रहे, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था कि विद्युत अपघट्य में, किसी विद्युत अपघट्य के प्रतिरोध के माप में प्रत्यावर्ती धारा क्यों प्रयुक्त करते हैं। तो देखिए इसका रीजन, क्योंकि विद्युत अपघट्य में प्रत्यावर्ती धारा का प्रयोग इसलिए हम करते हैं जिससे विलयन में, जो हमारा विलयन है कॉपर सल्फेट जैसे एक विद्युत अपघट्य है, इसमें जो विलयन में आयनों की सांद्रता स्थिर है, जो इसमें आयन है जैसे कॉपर आयन होंगे Cu2+, ठीक है, सल्फेट होगा, तो इसकी जो सांद्रता, जो कॉन्सेंट्रेशन है वो स्थिर रहे, इसीलिए हम विद्युत अपघट्य में प्रत्यावर्ती धारा का यूज करते हैं जब उसके प्रतिरोध को मापना होता है, ठीक है। समझ में आ गया। तो यही एक सिंपल सा रीजन है। अब इसमें मैं क्या ट्रिक बता सकता हूं जिससे आप लोग को और भी अच्छे से समझ में आए। आपको इतना समझना होगा, ठीक है। क्यों करते हैं हम यूज, किसी विद्युत अपघट्य के प्रतिरोध के माप में प्रत्यावर्ती धारा की यूज करते हैं। हम प्रत्यावर्ती धारा इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हम लोग को पता है कि विद्युत अपघट्य का जो विलयन होता है उसमें बहुत सारे आयन होते हैं, और हम इसलिए यूज करते हैं प्रत्यावर्ती धारा जिससे विलयन में आयनों की सांद्रता स्थिर रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है चौथा क्वेश्चन, क्या किसी इलेक्ट्रोड के वास्तविक इलेक्ट्रोड विभव का मापन किया जा सकता है। देखिए जो इलेक्ट्रोड होते हैं जैसे आपका एनोड और कैथोड होगा, ठीक है, तो क्या हम इसके वास्तविक इलेक्ट्रोड विभव का मापन कर सकते हैं। तो इसका सिंपल आंसर होगा नहीं, बट रीजन तो हमें बताना होगा। रीजन क्या है, देखिए हम केवल दो इलेक्ट्रोडों, ठीक है, दो इलेक्ट्रोडों के मध्य विभव में अंतर ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। इसका कारण यह है कि ऑक्सीकरण तथा अपचयन, जो दोनों होते हैं अपक्रियाएं, ऑक्सीकरण तथा अपचयन, ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है, अकेले नहीं हो सकते, ठीक है, नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या था कि क्या किसी इलेक्ट्रोड के वास्तविक इलेक्ट्रोड विभव का मापन किया जा सकता है। तो नहीं, क्यों नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि कोई इलेक्ट्रोड है तो क्या हम उसके इलेक्ट्रोड विभव का मापन कर सकते हैं। तो नहीं, क्यों, क्योंकि हम केवल दो इलेक्ट्रोड के मध्य विभव में अंतर ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि जो दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं जैसे एनोड और कैथोड, तो सिर्फ हम इन दोनों के मध्य विभव में अंतर ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि विभव में कितना अंतर है। इसका कारण यह है कि ऑक्सीकरण तथा अपचयन अकेले नहीं हो सकते हैं, यानी कि किसी इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण तथा अपचयन अकेले नहीं हो सकते हैं, इसीलिए हम किसी इलेक्ट्रोड की वास्तविक इलेक्ट्रोड विभव का मापन नहीं कर सकते। हम सिर्फ उसके इलेक्ट्रोडों के मध्य विभव का अंतर ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा समझिए क्या है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, देखकर मत डरिएगा। देखिए किसी गैल्वेनिक सेल का विद्युत विभव 1.1 वोल्ट है, ध्यान से समझिएगा, ये न्यूमेरिकल नहीं है, अभी समझ में आ जाएगा। यदि इस सेल में 1.1 वोल्ट का विपरीत विभव जोड़ दें तो सेल अभिक्रिया तथा सेल में प्रवाहित धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है कि किसी गैल्वेनिक सेल का विद्युत विभव जो है वो 1.1 वोल्ट है। यदि इस सेल में 1.1 वोल्ट का विपरीत विभव जोड़ दें, यानी कि अगर हम विपरीत विभव जोड़ देंगे 1.1 वोल्ट का, तो सेल अभिक्रिया तथा सेल में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। तो देखिए सिंपल सा है आंसर, इसमें होगा क्या, सेल तथा सेल में प्रवाहित अभिक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव क्या पड़ेगा, देखिए सेल अभिक्रिया, ठीक है, सेल में जो अभिक्रिया होती है आप लिख सकते हैं सेल अभिक्रिया पूर्णतः
रुक जाएगी। ठीक है, सेल अभिक्रिया जो है पूर्णतः रुक जाएगी। यानी कि अगर हम किसी गैल्वेनिक सेल मान और लिख देते हैं थोड़ा सा यहां पर, तथा सेल में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए क्या कहा जा रहा है कि किसी गैल्वेनिक सेल का विद्युत विभव 1.1 वोल्ट है। यदि इस सेल में हम 1.1 वोल्ट का विपरीत विभव जोड़ दें तो सेल अभिक्रिया तथा सेल में विद्युत प्रवाहित धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर हम विपरीत विभव जोड़ देते हैं तो सेल अभिक्रिया पूर्णतः रुक जाएगी। यानी कि जो सेल में अभिक्रिया हो रही है वो पूरी तरह रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी तथा सेल में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है, अगर हम ऐसा करते हैं कि गैल्वेनिक सेल का विद्युत विभव 1.1 वोल्ट हो और उसी सेल के विपरीत 1.1 वोल्ट का विभव जोड़ दें तो सेल अभिक्रिया पूर्णतः रुक जाएगी और सेल में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। देखिए, किसी एक व्यापारिक सेल का नाम लिखिए। यानी कि किसी एक आप व्यापारिक सेल का नाम आपको लिखना है। तो इसका सही आंसर हो जाए सीसा संचायक सेल। सीसा संचायक सेल एक व्यापारिक सेल है, एक व्यापारिक सेल है। ठीक है, तो किसी एक व्यापारिक सेल का नाम लिखिए। तो देखिए, सीसा संचायक सेल एक व्यापारिक सेल है। ठीक है, तो सीसा संचायक सेल आपका एक व्यापारिक सेल है, तो हमने नाम लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो देखिए, 7वां क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी किस आधार पर बनाई गई है, समझाइए। देखिए, जो हमारी विद्युत रासायनिक श्रेणी है तीसरे चैप्टर वैद्युत रसायन में, यानी कि इसे इंग्लिश में हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये किस बेस्ड पर बनाई गई है, यानी कि किस आधार पर बनाई गई है। तो देखिए, सिंपल सा इसका आंसर है, अभी समझ लीजिए, बाद में मैं आपको श्रेणी भी पढ़ा दूंगा अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो। ठीक है, तो देखिए, विभिन्न तत्वों को उनके बढ़ते हुए अपचयन इलेक्ट्रोड विभवों के क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहा जाता है। अतः यह अपचयन विभवों के आधार पर बनाई गई है। ठीक है, तो देखिए, अगर आप लोगों से कोई पूछे कि विद्युत रासायनिक श्रेणी किस आधार पर बनाई गई है, समझाइए। तो विभिन्न तत्व हैं उनके बढ़ते हुए अपचयन इलेक्ट्रोड विभवों के क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहा जाता है। या आप लोग सिंपली कह सकते हैं कि तत्वों को उनके बढ़ते हुए अपचयन इलेक्ट्रोड विभवों के क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। अतः ये किसके आधार पर बनाई गई है, ये अपचयन इलेक्ट्रोड विभवों के आधार पर बनाई गई है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका मैंने आपको बताया 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 से। आई होप कि आपको ये सातों क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर देने का प्रयास करूंगा। तो कैसा लगा आपको वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो।